Helium, gallium, indium, and the thallium. These are the beta elements in the boron family. मैक्सिमम टाइम पे तो इसका जो रीजनिंग क्वेश्चन है आता है, वो अभी हम चेक करेंगे आज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में. तो इन दिस बोरॉन फैमिली कैसे एटॉमिक नंबर लिखने हैं, दैट वी हैड डिस्कस इन द लास्ट क्लास. If the boron is having the atomic number of 5, then after the addition of 8, the next element is having the atomic number 13. After that is the 18, and यहाँ पे आ गया 31. Then is the 18. Here the atomic number is the 49, and after this the atomic number would be the 81. This is a 32, and here it is the 81. So in the case of inert pair effect, we came to know that ki +1 oxidation state become more stable down the group. डाउन द ग्रुप जाते हुए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत कम होती है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप मेंबर्स में और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप मेंबर्स में स्टेबल होती है. तो इसके कुछ रीजनिंग क्वेश्चन ले लेते हैं. जैसे द फर्स्ट इज द हैलाइड्स कैसे फॉर्म होते हैं इसके, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. हैलाइड्स, तो बेटा हैलाइड्स का जनरल फार्मूला होगा BX3. Here the X will be representing the halogen atom. ये आपका बोरॉन ट्राई हैलाइड हो गया. और डिफरेंट अगर मैं इसमें से हैलोजन इंट्रोड्यूस करूं, द फर्स्ट विल बी द BF3, देन इज द BCl3, देन इज द BBr3, एंड देन इज द BI3. ये हो गए इसके बोरॉन हैलाइड्स. अब बोरॉन हैलाइड्स की नेचर कैसी होगी, तो ये तो जनरल फार्मूला हो गया. एंड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द बोरॉन हैलाइड्स, कैसी नेचर होगी? The nature of the boron halides is the Lewis acidic. They are behaving as the Lewis acid. What is the reason behind that? Why they are behaving as the Lewis acid? The reason behind the as the Lewis acid is, yes, of course, they are having the incomplete octet. They are having the incomplete octet. इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मतलब इसमें पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द वैलेंस शेल नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं अराउंड द वैलेंस शेल. ठीक है ना. तो ये लुईस एसिड एक्ट करेंगे. तो अब पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि ऑर्डर ऑफ द लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट बोरॉन हैलाइड्स. लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ. तो व्हाट डू यू थिंक बेटा, कौन सा सबसे अच्छा लुईस एसिडिक होगा बाय नेचर? लास्ट B8. हाँ जी. तो अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस में देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है. तो देयर कैन बी द केस कि फ्लोरीन विल अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड it will make the boron most electron deficient. But what would happen, देखने में ये आया कि जो आपका बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है वो सबसे वीक लुईस एसिड है, उसकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन बिहाइंड दैट इज कि ये मॉलिक्यूल प्लानर है. पहली बात तो मॉलिक्यूल प्लानर है, मुझे कैसे पता लगा? सबकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है एंड प्लानर आएगी ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री. तो बोरॉन के केस में क्या होता है, बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो जैसे हमने लिखा ही है कि इसके पास प्रेजेंट है एक एम्प्टी p ऑर्बिटल, तो एक एम्प्टी 2p ऑर्बिटल है ये. ठीक है. तो एम्प्टी 2p ऑर्बिटल इज प्रेजेंट ऑन द बोरॉन and the fluorine is having the lone pair of the electron present in the filled 2p orbital. So in the case of the fluorine, we are having the 2p lone pair. Lone pair of the electron is present in the fluorine atom. तो क्या होता है कि there is a back pi bonding. इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ बैक पाई बॉन्डिंग. बैक पाई बॉन्डिंग का मतलब हुआ कि there is the donation of the pair of the electrons from the filled 2p orbitals of the fluorine to the empty 2p orbitals of the boron, as a result of which there is a formation of a double bond between the boron and the one of the fluorine atom. Although that double bond is actually the resonance is stabilized between all the 3 BF bonds, and it is 1.3 1.3 sorry 0.3 0.3 0.3 everywhere. 0.9 हो जाएगा टोटल, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.
ठीक है, चलो इतना भी जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रख लो कि इसमें बैक पाई बॉन्डिंग है, इट्स ओके, इतना काफी है आप लोगों के लिए। तो बैक पाई बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ना वो यहीं पे कवर अप हो जाती है। अगर इसमें डबल बॉन्ड बन गया तो सीधी सी बात है कि देयर विल बी द 8 इलेक्ट्रॉन्स नाउ इन द वैलेंस शेल। अब क्लोरीन के केस में क्या होता है, क्लोरीन के केस में पी ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा हो जाता है। बोरॉन के केस में तो अभी भी वैसे ही है, बोरॉन के केस में तो Mt2p रहेगा, क्लोरीन के केस में फिल्ड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा। तो 3p और 2p की ओवरलैप करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा नहीं है। उसके बाद आ गया आपके पास ये, अब आ गया Br के केस में 2p ऑर्बिटल और बड़ा हो गया। और आयोडीन के केस में तो ये 2p है ही नहीं है, खैर ये 2p तो सब में सेम रहेगा बोरॉन का। अब ये क्या बन जाएंगे बेटे, अब ये बन जाएगा 2p3p कॉम्बिनेशन, 2p4p कॉम्बिनेशन और 2p5p कॉम्बिनेशन। अब तो ये सारे बच्चे भी बता सकते हैं कि 2p ऑर्बिटल का 5p ऑर्बिटल्स के साथ कॉम्बिनेशन या ओवरलैपिंग तो बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब है देयर आर नो एनी चांसेस ऑफ द बैक डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आयोडीन टू द बोरॉन। आयोडीन से बोरॉन की तरफ बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बैक डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग, इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ Bi3। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एज इट इज रहती है, और जो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ये आंसर आ जाता है। तो इसमें होएगी लीस्ट बैक पाई बॉन्डिंग, इट इज हैविंग द लीस्ट बैक पाई bonding, and due to the presence of the least back pi bonding it is a electron deficient compound as it was earlier, but here due to the back pi bonding electron deficiency overcome हो जाती है, और इसमें आपका जो कंपाउंड है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव नहीं करता। ये ठीक है, आंसर सभी बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से? Yes, sir. Yes, ma'am. सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, आई विल जस्ट टॉक अबाउट द हैलाइड्स ओनली। बेटा एक क्वेश्चन इसमें ये भी था कि जो आपका बोरॉन है ना, बोरॉन ऐसे कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकता, Bf63 नेगेटिव, Bf63 नेगेटिव कैन नॉट बी फॉर्म्ड whereas AlCl63 नेगेटिव कैन बी फॉर्म्ड। कैन एनीबॉडी गिव द रीजन, क्यों होता है ऐसे? Non-availability of T orbital. हाँ जी बिल्कुल, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। उसका रीजन बहुत आसान है। पहली बात तो है कि बोरॉन का स्मॉल साइज है, तो इतने सारे लीगेंड्स को ये अपने साथ एकोमोडेट ही नहीं कर पाएगा। बोरॉन का है स्मॉल साइज, ठीक है। इसे बोलते हैं बेटा अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाना। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको एक थ्योरी पढ़ाई थी, सिडविक थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने इतनी कहानी तो बताई थी कि कोई भी स्पीशीज अपनी वैलेंसी से बॉन्ड तब बनाता है, सबसे पहले तो उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो या कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल हो जिसमें वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन रख सके, अपने एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर सके, है ना। और दूसरी बात ये है कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली जो स्पीशीज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर स्पीशीज ऐसी हो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उसके साथ ज्वाइंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट तो ये ओवरकम कर रहा है, इसमें लगा तो फ्लोरीन ही हुआ है, तो फ्लोरीन इसके साथ 6 फ्लोरीन बोरॉन अटैच नहीं कर सकता। एक तो इसका स्मॉल साइज है और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, तो वैलेंसी बढ़ाएगा कहाँ पे? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ vacant d orbital of the vacant d orbital, so it can't extend its valency, so it cannot extend its valency up to कितना 6। जबकि एल्यूमिनियम में क्या है, AlCl63 नेगेटिव कैन बी फॉर्म्ड, है ना, ये फॉर्म हो सकता है बिकॉज एज इट हैज vacant d orbital। It has a vacant d orbital।
चलो जी, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसमें ले लेते हैं। हैलाइड्स का ही डिस्कशन चल रहा है। एक कंपाउंड है AlCl3 और एक कंपाउंड है BCl3। ठीक है, दोनों हैलाइड हैं, ट्राई हैलाइड्स हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम के। तो बेटा BCl3 कैन नॉट बी डाइमराइज्ड, इट कैन नॉट बी डाइमराइज्ड, ये डाइमराइज नहीं हो सकता। AlCl3 कैन बी डाइमराइज्ड। ठीक है, AlCl3 डाइमराइज हो सकता है, BCl3 डाइमराइज नहीं हो सकता। BCl3 डाइमराइज नहीं हो सकता तो उसमें तो वही रीजन आ गया कि इट इज हैविंग द स्मॉल साइज and the no availability of the vacant d orbital। बट एल्यूमिनियम के केस में ऐसा कैसे हो जाता है? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की स्ट्रक्चर देख लेते हैं नेक्स्ट शीट पे। कर दो बेटा शिफ्ट स्लाइड। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो जैसे है हमारे पास AlCl3, AlCl की स्ट्रक्चर कैसी होगी? अच्छा, अगर पेपर में इनकी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री आए तो लिख लोगे ना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लानर। AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो दिस इज AlCl3। ठीक है, ये है AlCl3। अब ये डाइमराइज हो जाता है, जब ये डाइमराइज हो जाएगा तो ये बन जाएगा Al2Cl6। Al2Cl6। अब Al2Cl6 की स्ट्रक्चर कैसी होगी? दो Al हैं, ठीक है, ये आ गए क्लोरीन। ऐसे बना देते हैं इसकी स्ट्रक्चर, ये वाले बॉन्ड को हटा देते हैं। देखो बेटा ये जुड़े कैसे होंगे, क्या लगता है आपको? देखो अभी तक तो इसने ट्राइमर बनाया है, it is having a 3 chlorine atoms in surrounding to it, but how these chlorine atoms are joined? अब इसके पास है availability of vacant d orbital to the aluminium। देखो aluminium के पास है availability of the vacant d orbital और क्लोरीन के पास है empty p orbital। ठीक है, it is having the empty p orbital। तो इस पे थोड़ा सा अलग कलर से बना देते हैं। अब यहाँ पे फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, and here again we are having the p orbital। अब क्या होता है ना, यहाँ पे d पाई p पाई बॉन्ड बन जाता है। there is a donation of the electron in the 2p lone pair, यानी कि donation of the electron from the 2p orbital of the chlorine to the vacant 3d orbital of the aluminium। यहाँ पे भी 3d orbital इसका और यहाँ पे 2p orbital इसका, तो there is a formation of a 3d 2p bond। पर अब ये पाई बॉन्ड नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमारे पास बेसिकली पाई बॉन्ड हम तब बोलते हैं जब एक सिग्मा ऑलरेडी प्रेजेंट हो। यहाँ पे तो कोई बॉन्ड ही नहीं था, तो अगर इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है तो सिर्फ आप डेटिक बॉन्ड बना सकते हो। Al is here, we can form this compound like 1Al, and now is a Cl here, Cl here, 1Cl here, Al here, 1Cl here, 1Cl here, 1Cl here, and there is a formation of the coordinate covalent bond। ये coordinate covalent bond हो गया, ये coordinate covalent bond हो गया।
की बात होती तो 2p एंड बोरोन एंड फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और एल्यूमिनियम की बात हो रही है, तो दिस इज अ 3d ऑफ द क्लोरीन एंड द 3p कॉरेस्पॉन्डिंगली ऑफ दैट। ठीक है, तो इसको आप डेटिव बॉन्ड लिख सकते हो। तो दिस इज अ बॉन्ड। अब ऐसा बॉन्ड नहीं बनाया जा सकता, किस केस में नहीं बनाया जा सकता? बोरॉन के केस में नहीं बनाया जा सकता। तो क्लोरीन ने तो अपनी वैलेंसी यहाँ पे 4 कर दी। इसका एक ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ सभी में। मैं 3 कंपाउंड लिख देती हूँ यहाँ पे, एक ये कंपाउंड है और लास्ट में एक ये लिख देते हैं। देखो ये तीनों कंपाउंड क्लोरीन बनाता है। अगर कंपाउंड ट्राइक्लोराइड बनाए तो ये ट्राइगोनल प्लानर होगा, एवरीबडी नोज, एंड द sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर ये आपके पास Al2Cl6 बनाता है तो हर एक क्लोरीन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, एंड द टेट्राहेड्रल वुड बी द ज्योमेट्री। ओके, एंड इफ इट इज a AlH2O6 देन इन दैट केस ये क्या हो जाएगा? AlH2O। हाँ जी बिल्कुल सही, तो ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रख लोगे तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स भी बना देता है, तो ऑक्टाहेड्रल बना देगा यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एल्यूमिनियम हैलाइड्स। अब हमने देख लिया कहाँ पे वैलेंसी बढ़ाई जा सकती है, जहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी हो। ठीक है, तो हैलाइड्स क्लियर है? हैलाइड का कोई भी क्वेश्चन आ गया कर लोगे? Yes, ma'am. अच्छा, एग्जिस्ट करेगा क्या? ये तो मैंने लास्ट क्लास में भी कराया क्वेश्चन। TlCl3 की ऐसी स्ट्रक्चर दोगे क्या? नो मैम। नहीं देंगे, है ना। TlCl3 को क्या लिखोगे? Cl3 तो खैर बनाओगे ही नहीं, उसमें आप लिखोगे मोनोक्लोराइड TlCl। ठीक है, वो ट्राइगोनल प्लानर नहीं होता है। तो जब भी आपका पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ना, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम या मैक्सिमम इंडियम, इंडियम भी वैसे वो नहीं करता है, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम तक ही चलता है, तो ये ट्राई हैलाइड्स देते हैं। तो हैलाइड्स इज ओवर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? No, ma'am. चलो जी फिर ऑक्साइड्स पे। ऑक्साइड से भी पहले एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपको पढ़ा देते हैं, फिर आएंगे ऑक्साइड्स पे। ये एक कमर्शियली भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कंपाउंड का नाम है डाइबोरेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे ना, उसमें भी इसके रिएक्शन देखोगे, अल्काइल हैलाइड में भी। डाइबोरेन, तो पहले तो बोरेन किसको कहते हैं? डाई तो आप फिर करोगे, तो ये है B2H6। B2H6 जो है ये डाइमर है किसका? इसको हाफ करो क्या आएगा? इट इज अ डाइमर ऑफ, BH3। बेटा हाँ जी बिल्कुल, डी इट इज अ डाइमर ऑफ BH3। BH3 का डाइमर है B2H6। अब नाउ द क्वेश्चन इज, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये हाइड्राइड्स में आ गया। वैसे एज इट इज सेपरेटली टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल रीजनिंग इज इन्वॉल्व। तो अब B2H6 में देखो, BH3 का फॉर्मेशन तो बहुत आसान है, एवरीबडी कैन डू द फॉर्मेशन ऑफ BH3। तो यहां तक तो BH3 के फॉर्मेशन में तो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है। दिस इज अ BH3। ठीक है, अब ये BH3 दो तो हमें बनाने आते हैं, बट हाउ दे आर कंबाइनिंग, how you can say there is a bond in between the two boron atom, what is the reason behind their combination? इथेन तो नहीं है ना, it is not analogous of C2H6। कार्बन फैमिली में कार्बन इज हैविंग अ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे तो एक और बॉन्ड बन जाएगा, बट हाउ दे आर ज्वाइंड, व्हाट इज अ बॉन्ड हियर? तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे बना? देखो यहाँ पे ना ये सारे के सारे हाइड्रोजन एक तरह के नहीं है, ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट सिमिलर। अब होता क्या है बेसिकली, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ना, इसके पास जो अपना इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास जो येलो कलर से इलेक्ट्रॉन है वो इसने इधर दे दिया, इस हाइड्रोजन से भी जो येलो कलर से इलेक्ट्रॉन है वो इसने इधर दे दिया। अब बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने यहाँ पे दे दिए, 3rd इलेक्ट्रॉन बोरॉन ने यहाँ दे दिया जो कि रेड कलर से है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये वाला जो आपका स्पीशीज है जिसको BHB बोलते हैं, ये 3 के 3 एटम्स ये ऐसे ज्वाइन हो गए। नॉर्मली आप बॉन्ड में कितने एटम्स ज्वाइन करते हो? 2 एटम्स ज्वाइन करते हो ना, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं 3C2E बॉन्ड। 3C2E बॉन्ड का मतलब है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर का मतलब है ज्वाइन होने वाली स्पीशीज 3 है और एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन 2 है।
अब ये जो है आपके पास दो बॉन्ड जो है ना BH BH, ये एक एक इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं। अब याद करो केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट। व्हेन आई हैड टॉट यू द केमिकल बॉन्डिंग, ऑन दैट ग्राउंड आई टोल्ड यू कि मिनिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड कितने आएंगे, बताया था ना ये कॉन्सेप्ट वहां पे। Yes, ma'am. Minimum number of the electrons required to form a stable covalent bond is a 2 answer, but the minimum number of the electron required to form the covalent bond is a 1 electron, because electrons covalent bond is simply a force of attraction। कोई भी bond है उसमें 1-1 का combination कोई जरूरी नहीं है। तो this is a 1-1 electron combination, BH and the BH here is a 1-1 electron combination। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुआ है कंबाइन B और H में, और ये हाइड्रोजन ने इस बोरॉन को जोड़ने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो these both bonds are formed by the 1-1 electron each। ये सेकंड है, ठीक है। तो ये जो दो बॉन्ड है ना, इनको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। 2 इसमें BHB जो बॉन्ड है, 2 BHB bond, these are called as a banana bonds। These two bonds are the banana bonds, and basically these two bonds are formed by the 2 electrons। ठीक है, होने कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, यहाँ पे होने 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे चाहिए, पर ये एक्चुअली में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन बॉन्ड्स को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स। These bonds are electron deficient bonds, और ईद कैन बी ईज दे कैन बी इजिली क्लीव्ड, और ये वाले दो बॉन्ड को हम ब्रिज्ड भी बोलते हैं, ब्रिज्ड बॉन्ड्स। ठीक है, बाकी इसमें 4 BH बॉन्ड जो है ना वो टर्मिनल है। 4 BH बॉन्ड्स क्या है, टर्मिनल। 4 BH बॉन्ड है टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है, और ये वाले बॉन्ड को पता है क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं 2C2E बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। मतलब 2 एटम्स है कंबाइन करने वाले और 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और ये कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड है। तो जब भी B2H6 को हीट करते हैं तो 1 मिनट से लिख देते हैं कि ये BH3 में कन्वर्ट हो गया, बट फिर भी ये जुड़ जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन, क्योंकि जब ये 3C2E इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बनता है ना, तब भी एनर्जी रिलीज हो जाती है, और एनर्जी रिलीज होने से कंपाउंड थोड़ा स्टेबल हो जाता है। तो इट डू एग्जिस्ट, छोटे छोटे एटम्स हैं, दे कैन ओवरलैप, दे कैन कंबाइन with the help of the 1 electron also। तो is that clear? डाइबोरेन की स्ट्रक्चर सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, ma'am. मिथेन का एनालॉगस नहीं है, मिथेन नहीं है, बट फिर भी ये फॉर्म करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज नाउ वी कैन टेक द ऑक्साइड, नेक्स्ट वन। चलो नेक्स्ट है बेटा ऑक्साइड्स। तो रिगार्डिंग द ऑक्साइड्स ऑफ द बोरॉन फैमिली, हाँ जी, क्या फॉर्मूला होगा ऑक्साइड्स ऑफ द बोरॉन का, जनरल फॉर्मूला। रिगार्डिंग द जनरल फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द बोरॉन, हाँ, बोरॉन के ऊपर बेसिकली 3+ चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा B2O3। दिस इज द बोरॉन ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द बोरॉन। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसकी नेचर कैसी होगी, मतलब वेदर इट इज एसिडिक और इट इज बेसिक, और डाउन द ग्रुप कैसे ये ट्रेंड चलेगा। तो एक मैं जर्नल आपको बता देती हूँ, यहां से ध्यान पे रखना बेटा। जो आपके नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं ना, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स वो होते हैं एसिडिक, पहली बात। दूसरा स्टार पॉइंट है कि डाउन द ग्रुप
acidic character decreases, acidic character decreases and basic character increases. पहले हम पढ़ के आए हैं एस ब्लॉक, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो बेटा जी जब हम एस ब्लॉक पढ़ के आए हैं ना, तो एस ब्लॉक वाले केस में वो ऑक्साइड और वो हाइड्रोक्साइड्स बेसिक थे, and here they are acidic in nature. Non-metallic oxides are acidic in nature, and down the group acidic character decreases and the basic character increases. नीचे जाते हुए acidic character घट जाएगा। तो जो B2O3 है स्पेशली, B2O3 तो हो जाएगा आपका acidic in nature। अब उसके बाद आ गया एल्यूमिनियम। Al2O3 बेसिकली ये एम्फोटेरिक होता है नेचर में। एम्फोटेरिक वर्ड का मीनिंग समझते हो ना? Yes, sir. उसके बाद रेस्ट जो है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम ले लेते हैं, थैलियम नहीं लेते हैं। गैलियम एंड इंडियम, इंडियम भी गलत ही है लेना। और ये आगे जाके क्या हो जाएंगे? बेसिक। ठीक है, बेंट होती है इनकी स्ट्रक्चर, आप इलेक्ट्रॉन काउंट करके कैलकुलेट करके देख सकते हो। अच्छा, एक इसमें छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज वैसे डाइबोरेन के भी जो रिएक्शन है ना, मैंने बताया नहीं है, बट आप कर लोगे, आपको इतनी नॉलेज है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से भी। देखो जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया B2H6 है, B2H6 को अमोनिया से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा या कैसे रिएक्शन देगा। आप समझो ना कि आपको B2H6 की बच्चा जब स्ट्रक्चर पढ़ाई गई थी, तो आप देखो कि ये डीकम्पोज होके तो वही दे रहा है ना, B2H3 BH3 तो दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली BH3 तो लुईस एसिड है। अब BH3 की कैसी रिएक्शन होगी? BH3 की रिएक्शन होगी लुईस बेस के साथ। अब ये BH3 है, इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करो, बिल्कुल आप कर लोगे क्वेश्चन। क्या फॉर्म हो जाएगा? एडक्ट फॉर्म हो जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, अमोनिया डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन इन द एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ BH3 में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू इन द केमिकल बॉन्डिंग, वो रिपीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, अच्छा एक हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरेक्स। कैन एनीबॉडी टेल मी अबाउट बोरेक्स? दिखाया था आपको। Na2B4O7 हाँ बिल्कुल, dot NH2। बिल्कुल बिल्कुल। .10 वाटर होता है वैसे इसमें। जब आप इसको हीट कर दोगे ना, तो आपके पास ये एनहाइड्रस फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा, Na2B4O7। एनहाइड्रस फॉर्म वाले को भी हीट कर दोगे ना, तो आपके पास फॉर्म हो जाएगा NaBO2, और इसको भी हीट कर दोगे तो आपके पास फॉर्म हो जाएगा B2O3। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा रिएक्शन है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये जेई में पूछी भी जा चुकी है। देखो ये तो है बोरेक्स, ये है एनहाइड्रस, ये है सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट। बाकी कितने भी रिएक्शन हो, आपको नेचर पता है इसकी, तो यू कैन परफॉर्म दैट। और ये है बोरिक एनहाइड्राइड, द नेम ऑफ दिस इज द बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब देखो, अब इसकी कुछ केमिस्ट्री है बच्चा। आपने एक नाम सुना होगा एक टेस्ट का जिसे बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट, लेट मी टेल यू इस टेस्ट में क्या होता है। बच्चा जी जो आपका बोरेक्स बीड टेस्ट है ना, बोरेक्स बीड टेस्ट में बेसिकली देखो, जब बोरेक्स को मैंने हीट किया तो आपके पास सोडियम मेटाबोरेट फॉर्म हुआ। अभी तक ना ये क्रिस्टलाइन है, मतलब इसका कोई कलर नहीं है। अब इस बोरेक्स में आपको अगर कोई एल्कली मेटल का सॉल्ट मिला दिया जाए, मान लो मैंने कॉपर मिला दिया, अब कॉपर को पता है सबको ब्लू कलर का होता है, तो जब आप कॉपर को इसमें मिक्स करोगे तो जहां पे मैंने सोडियम मेटाबोरेट बनाया ना, वहां कॉपर का बोरेट बन जाएगा। कोबाल्ट को मिलाओगे, क्रोमियम को मिलाओगे, तो वो उनके मेटाबोरेट बन जाएंगे। तो जब उनके मेटाबोरेट बन जाएंगे तो ये जो ट्रांसपेरेंट बीड थी ना, उस बीड में बचा कलर वो आ जाएगा ट्रांजिशन मेटल का। तो ये जो बोरेक्स बीड टेस्ट था, दैट इज वन ऑफ द टेस्ट फॉर द क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ
qualitative estimation of D block elements. D block एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को टेस्ट करने के लिए एक प्रीलिमिनरी टेस्ट है ये, जिसको बोला जाता है बोरेक्स बीट टेस्ट। और इस क्वेश्चन का इसका ये एक बोरेक्स का अल्टरनेट क्वेश्चन ये भी आया था कि जब बोरेक्स को अल्टीमेटली हीट करते हैं तो क्या बनता है लास्ट में, तो वो बोरिक एनहाइड्राइड बनता है। तो किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आए आपको आ जाना चाहिए। एक इसमें है कि यही मैंने बोरेक्स ले लिया Na2B4O7, when you people are taking the 7 molecules of it, थोड़ा एनहाइड्रस फॉर्म है, और जब आप इसको हीट करते हो ना तो इसमें से सोडियम का कोई एल्कली चला जाता है बाहर, और हमारे पास जो फॉर्म हो जाता है वो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड अगेन। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये कंपाउंड है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ BOH3। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट? बोरिक एसिड। ठीक है, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड बेसिकली जैसे आईज में इरिटेशन होती है तो आपने देखा होगा घरों में भी होता है, ये इसको पाउडर को वाटर में डिसॉल्व करके, इट इज जस्ट अ वेरी सॉफ्ट टाइप ऑफ व्हाइट कलर पाउडर, उसको आप वाटर में डिसॉल्व करके यू कैन वॉश योर आईज विद दैट, तो इरिटेशन खत्म हो जाती है। या बेसिकली जैसे जाम्स हैं आपके घर में आ गए बहुत ज्यादा, पेस्ट कंट्रोल वाले भी जब आते हैं तो बोरिक एसिड डालने को बोलते हैं कि फ्यूचर में, और यू कैन से जो कॉकरोचेज हैं ये ज्यादा स्प्रेड आउट ना हो, तो बोरिक एसिड ऐसे कामों में यूज होता है। और बोरिक एसिड स्पेशल क्यों है भाई, क्या है इसमें देखो। अब बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? H3BO3 था ना बट बेटा, तो H3BO3 को आप कैसे करोगे स्प्लिट? देखो मैंने इसको लिखा था BOH थ्राइस। ठीक है, तो बच्चा इसमें BOHOH, तो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बोरिक एसिड। तो अभी तो ये ट्राइगोनल प्लानर लग रहा है ना। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बोरॉन के पास अभी भी अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो जब बोरॉन है ना वाटर के साथ ट्रीट करते हैं इसको, तो वाटर में कंबाइन करके OH नेगेटिव के साथ ये BOH4 बना देता है। अब BOH4 को जब अगेन वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो फिर से H3BO3 एक्वस फॉर्म में H3BO3 और OH नेगेटिव दे देगा। तो इसके बारे में एक बहुत फेमस सेइंग है कि ये ना मोनो बेसिक एसिड है, मोनो बेसिक एसिड। ठीक है, आपको पता है एसिड और बेस अलग अलग चीजें हैं, पर ये एक ऐसा एसिड है जो एक बेसिक OH नेगेटिव रिलीज करता है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ मोनो बेसिक एसिड। रीजन बिहाइंड दिस इज कि दिस इज अ लुईस एसिड, सो मॉइस्चर के साथ पहले तो रिएक्ट कर लेता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? BOH4 नेगेटिव। हाँ जी, और BOH4 वन नेगेटिव पानी में एक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में ही होता है, आप इसमें प्लस वाटर भी लिख सकते थे। तो क्या होगा, ये H3BO3 दोबारा जनरेट कर देगा और वाटर में जाने पे OH नेगेटिव देगा, रिलीज करेगा। अब OH नेगेटिव बेस का है आयन, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द मोनोबेसिक एसिड। इतना क्लियर है बेटा? ये क्लियर है कि कैसे कंपाउंड है इसके बोरॉन फैमिली के? यस मैम। ठीक है, तो ये कुछ लेआउट है बोरॉन फैमिली का, बाकी कुछ हम क्वेश्चंस में लेंगे। नेक्स्ट इज अ कार्बन फैमिली। Boron and the carbon family, two families are in the syllabus of the 11th. First, we are going to do the 11th part, and after the completion of the 11th part, we will start with the 12th part. In the 12th part, we are having the nitrogen to the halogen. नाइट्रोजन, हैलोजन एंड द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में तो कोई बहुत ज्यादा है नहीं है, थोड़ा बहुत एप्लीकेशंस का पार्ट है, और हैलोजन तक है। हैलोजन में भी कुछ केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो 12th में भी पढ़ने वाले जो ग्रुप है वो 15 और 16 ही है। 17 18 आर वेरी इजी और वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आपको पता ही है कि D एंड F है वहां पे। तो मोनोबेसिक एसिड हो गया इसका। अच्छा चलो, नेक्स्ट इज अ कार्बन फैमिली। इसमें से भी रीजनिंग क्वेश्चन आता है, क्योंकि कार्बन फैमिली तो खैर आपको सब पता ही है कार्बन के बारे में, एलोट्रॉप्स एंड ऑल, बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं हम। कार्बन फैमिली, द मेंबर्स आर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन इज अ 6 एंड देन 8, सिलिकॉन इज अ 14। ठीक है, फिर से हमें वही पैटर्न फॉलो करना है, 8 18 18 एंड देन इज अ 32।
ठीक है, पहले 8 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, तो दैट इज अ 32 and then is a 18 ठीक है, when you will add the 18 that will be 50 and then is a 82. okay, यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes. अच्छा, can anybody tell me the electronic configuration of the carbon family? Valence shell configuration. NS2NP4. Just a minute. Okay, write down the electronic configuration fast. Yes, beta, the carbon family, this is having the 2s2 and the 2p2 electronic configuration. And then is the 3s2 and the 3p2. And then is the 4s2 and the 4p2. 4s2 वाले केस में क्या लिखेंगे हम? That is a 3d10. And then is a 4d10, 5s2 and the 5p2. And in the last, we have to introduce the F also. That is a 5F14, 5D, 4F14, sorry, 5D10, and then 6S2 and 6P2. Okay. So this is about the electronic configuration of the carbon family. Now, after the electronic configuration, you have to state for the ionization energy. पहले size देख लेते हैं, फिर उसके बाद ionization energy देखते हैं. Yes, who is going to give the trend of the size? What do you think? In the journal, what would happen? Size increase होता है down the group, yes? Yes, yes. Okay. So would there be the inert pair effect in this group or not, beta? In the Yes, journal, the size increases down the group. Down the group. देखो अब ना मैं थोड़ा आपको एक कंफ्यूजन होगी आपको यहाँ पे, वो बात क्लियर कर देती हूँ. जो आपका डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक दैट इज लाइंग बिटवीन द एस एंड द पी ब्लॉक, एवरीबडी नोज. तो बेटा डी ब्लॉक के बिल्कुल एडजेसेंट आता है हमारे पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13. तो जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज हैं या जो भी आपके पास एक्सेप्शनल बिहेवियर है, वो सबसे ज्यादा होंगे बोरॉन फैमिली में. ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे आप डी ब्लॉक से दूर जाते जाओगे, मतलब कोर पी में एंटर करते जाओगे, वैसे वैसे जो एक्सेप्शंस है वो कम होती जाएंगी. जैसे आपने देखा होगा, मैंने जब बोरॉन की फैमिली का साइज लिखा था, तो आई टोल्ड यू ऑन दैट केस द ऑल्टरनेशन इफेक्ट है ना. मैंने बोला था कि बोरॉन से एल्यूमिनियम बड़ा है, फिर आगे जाके थोड़ा कम हो गया साइज, दिस एंड दैट. तो अब क्या होता है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर इन द केस ऑफ द कार्बन फैमिली. और नाइट्रोजन पे जाके तो मैं इनर्ट पेयर भी नहीं कंसिडर करूंगी. ठीक है, क्यों? बिकॉज जब आपका कोई भी, ये मेरी बात स्टेटमेंट में लिखूंगी नहीं बेटा, याद रखना, जब भी कोई भी आपका ऑर्बिटल फुली फिल्ड होके सारा सबशेल फुली फिल्ड हो जाता है ना, तो वो स्फेरिकली सिमेट्रिकली बन जाता है. अब ये स्टेटमेंट कैप्चर करनी, स्टेटमेंट जिन बच्चों के दिमाग में बैठ रही है उनको समझ आ रहा होगा. एस स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, पी डम्बेल है, डी डबल डम्बेल है, एफ हाईली डिफ्यूज है. पर मैं ये बोल रही हूँ कि जब आपका पी P6 हो जाएगा ना, when your P would be P subshell would be completely filled, that is a P6 जो जब हो जाएगा ना, तो in that case you will say कि अब ये क्या हो गया, अब स्फेरिकली सिमेट्रिकल हो गया. तो इसी तरीके से जब आप डी की बेल्ट आगे आगे जाते हो, तो जब D10 हो जाता है तो वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, वो सारे इफेक्ट्स उसके बहुत कम हो जाते हैं जब हम डी से थोड़ा दूर जाते हैं. ठीक है, तो इसमें मैं सिर्फ लास्ट में बात करूंगी इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की, और नाइट्रोजन फैमिली में उसकी भी कम करेंगे जो कि 12th में आएगा. द साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, एट द एंड ऑफ द ग्रुप यू कैन से कि एट द एंड ऑफ द ग्रुप
at the end of the group साइज बेसिकली क्या होगा, पैलेडियम लेड का कम होगा और टिन का ज्यादा होगा। और यहाँ पे भी क्या ऑपरेट करेगा, दैट इज योर इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाते हैं। पहले आयनाइजेशन एनर्जी कर लो। हाँ जी बच्चा, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी, क्या लगता है? ज्यादा होगी। पहली बात तो ये आयन आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं। सबको पता है कि जो कार्बन फैमिली है उसमें स्पेशली कार्बन और सिलिकॉन की अगर बात करें, कार्बन एंड सिलिकॉन, इनकी क्या टेंडेंसी है, जो इनके साइजेस हैं और जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इफ वी कंसिडर द साइज एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, size and the electronic configuration. So if we consider the size and the electronic configuration, तो कार्बन एंड सिलिकॉन कैसे कंपाउंड बनाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे, है ना। इनमें आयनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। बट फिर भी अगर हमें देखो एनर्जी दो, आप किसी में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल लो, है ना, हाई एनर्जी देने की बात है। तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली वही होगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और उसके पीछे रीजन क्या है वो आपको पता है, इंक्रीज इन द साइज एंड द स्क्रीनिंग इफेक्ट वुड बी देयर डाउन द ग्रुप इन द केस ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी कंसिडरेशन। और इन द जर्नल हाई आयनाइजेशन एनर्जी है इस ग्रुप की, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, वेरी लेस टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन as they are having the 4 valence electron after the excitation, less tendency to lose the electron. ठीक है, after the ionization energy next is your oxidation state. हाँ जी, what about the oxidation state, क्या लगता है आपको? देखो बेटा हाँ जी बिल्कुल, कार्बन के केस में क्या है, कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है बट स्टिल इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 तक हो सकती है। ठीक है, अब CO2 ले लो, इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कोई आपसे पूछे तो कितनी है, +4 है। CO ले लो, इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कोई पूछे तो कितनी है, +2 है। ठीक है, अगर आप कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड ले लो कार्बन का, लाइक कार्बन और हाइड्रोजन वाला कोई भी कंपाउंड ले लो, तो उसमें कार्बन न्यूट्रल भी बिहेव करता है या माइनस चार्ज भी रखता है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहां पे आप लिख सकते हो कि -2 से लेके +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो सकती है। बाकी रहा आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन की भी मैक्सिमम टेंडेंसी होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाने की, इट इज हैविंग अ मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है। अब सिलिकॉन में भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बड़े आराम से मिलेगी अपने कंपाउंड्स में। जर्मेनियम और टिन, ठीक है, इनके केस में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अलोंग विद द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड डाउन द ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर प्रोबेबल। ठीक है, और इसका रीजन आप सभी को पता है कि PbCl4 एग्जिस्ट नहीं करता, PbCl4 does not exist. In comparison to this, PbCl2 exists. And what is the reason behind that? कि जैसे PbCl4 है, PbCl4 को आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये PbCl2 + Cl2 बन जाएगा जब आप इसको हीट करोगे। ठीक है, और उसका रीजन क्या है कि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दे पाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना इसमें, तो this is due to the inert pair effect down the group. Due to the inert pair effect, you people can say कि higher oxidation state is not possible. The s orbitals are reluctant to take part in the chemical combination. तो इलेक्ट्रॉन बेटा सिर्फ कहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका सिर्फ
पी से जाएगा और P. पी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे +2 है। बाकी इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी या ऑक्सीडेशन रिडक्शन के पर्सपेक्टिव से भी लगा सकते हो क्वेश्चन। +4 से +2 में कन्वर्ट हुआ है तो क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। रिडक्शन हुआ तो ये क्या बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना भी इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले ग्रुप है ना, जैसे कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली टू अ वेरी लेस एक्सटेंट, उनमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क होता है। मतलब अगर टॉप मेंबर्स इसके +4 देते हैं तो डाउन द ग्रुप जाते हुए +2 देंगे। बोरॉन फैमिली में अगर टॉप मेंबर्स +3 देते हैं तो डाउन द ग्रुप जाते हुए +1 देंगे। नेक्स्ट इसका रीजनिंग क्वेश्चन ले लेते हैं एक जल्दी जल्दी से, कि जो आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड that cannot be hydrolyzed whereas your silicon tetrachloride can be. सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड कैन बी। कार्बन टेट्राक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती का क्या मतलब है भाई, H2O से रिएक्ट नहीं होता। पानी के साथ। अच्छा हाँ, एक वर्ड होता है हाइड्रोलिसिस एंड एक वर्ड होता है डिसॉल्व। इज देयर एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू? No, नो, ma'am. यस देयर इज अ डिफरेंस बेटा। जो आपके आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड के केस में हम यूज करते हैं वर्ड डिसॉल्व्ड। ठीक है, और जो आपका हाइड्रोलिसिस वर्ड है ना, स्पेशली ये आप पी ब्लॉक में सुनोगे, ये कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए आता है। जैसे हम बोलेंगे फेरस सॉल्ट, फेरिक सॉल्ट हाइड्रोलाइज हुए या क्या हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। याद रखना, मैं नीचे लिख भी देती हूँ ये किसके लिए है। दिस इज फॉर द कोवलेंट कंपाउंड्स। तो basically this is for the covalent compounds. Today due to the you can say this weather ना, आज इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, what is the reason? Yes, anybody in the class? क्या क्यों होगा ऐसा? आंसर तो इसका बड़ा कॉमन है, जो आंसर आप इतनी देर पहले से दे रहे हो। स्मॉल साइज और नॉन-एबिलिटी ऑफ डी। कार्बन और सिलिकॉन में बेटा मेजर डिफरेंस क्या है, वो तो आपको आता ही है। यू आर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द क्लास आर गिविंग द आंसर ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल ना। तो एक बार दोबारा से ही लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर बना के कर देते हैं। ठीक है, वी कैन से कि दिस इज द कार्बन टेट्रा। पहले सिलिकॉन ले लो, चलो SI। स्ट्रक्चर कैसी होगी बेटा, अभी के लिए तो मैं नॉर्मल लिख देती हूँ, वैसे तो सब बच्चों को पता है कि टेट्राहेड्रल होगी। ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, दिस इज अ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। हाइड्रोलिसिस जैसे मैंने बोला, ये जो हाइड्रोलिसिस है ना, यू हैव टू यूज इट फॉर द कोवलेंट कंपाउंड। हाइड्रोलिसिस is for the covalent compounds. ठीक है, तो ये कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए होता है हाइड्रोलिसिस। एंड जो आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो हाइड्रोलिसिस नहीं देता, और जो डिसॉल्व्ड है वो आयनिक के लिए होता, वो आपको पता ही है। अच्छा, अब वाटर के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो बेसिकली रिएक्शन होगा क्या, पहले तो ये समझो। अब ये रिएक्शन हुआ क्यों, या क्यों ऐसा इसमें वाटर के साथ रिएक्शन पॉसिबल हो पा रहा है, रीजन क्या है इसके बाद पीछे। सिलिकॉन के पास चाहे ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इसके सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है, बट स्टिल सिलिकॉन के पास क्या एडवांटेज है ना, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो इसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ द वेकेंट डी ऑर्बिटल है, और वेकेंट डी ऑर्बिटल में ये क्या कर सकता है ना, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल सकता है। अब यहाँ पे किस टाइप की बॉन्डिंग हो रही है बेटा, यहाँ पे 3D 2P। 3D किसका है, सिलिकॉन का,
वेकेंट, और 2p किसका है, ऑक्सीजन का। तो जब ये बॉन्डिंग होगी तो कैसे बनेगा कंपाउंड, देखो सिलिकॉन है, ये रहा आपके पास सिलिकॉन क्लोराइड, 4 क्लोराइड तो है। अब पांचवा बॉन्ड कैसे बन गया, पांचवा बॉन्ड कुछ ऐसे बना होगा, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, और ये आपका ऑक्सीजन प्लस हो गया और सिलिकॉन के पास नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन को भी अपना पॉजिटिव ओवरकम करना है। ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव कैसे ओवरकम करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन से, और ये क्या करेगा, ये H प्लस और Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से H प्लस चला जाएगा, यहाँ से Cl नेगेटिव चला जाएगा, तो बेसिकली रिएक्शन में क्या आ जाएगा बाहर, HCl बाहर चला जाएगा, और सिलिकॉन के पास जैसे पहले क्या लगा हुआ था, पहले लगा हुआ था 4 क्लोरीन एटम्स, अब क्या लगेगा, 1 क्लोरीन की जगह पे OH लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सिमिलर प्रोसीजर यू कैन, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोलते हो कि एक Cl को हटा दो, एक OH लगा दो, बेसिकली वो ऐसे होता है, 3D और 2p का बॉन्ड बन गया, और उसके बाद चार्ज न्यूट्रलाइजेशन के लिए ये काम हो गया। अब बच्चा इसमें 3 आप और वाटर डालोगे, वाई वी आर गोइंग टू ऐड द 3 more molecules of water, because till we are left with the 3 molecules of Cl, तो minus of 3 HCl would be there, तो एज अ रिजल्ट ऑफ द माइनस ऑफ 3 HCl तो आपके पास आंसर आएगा सिलिकॉन के साथ OH 4 टाइम्स, ठीक है, तो दिस इज अ 4 टाइम्स OH। तो सिलिकॉन के साथ 4 टाइम्स OH हुआ, तो कंपाउंड का फार्मूला क्या बना, SiOH4, हाँ जी OH4, और इस कंपाउंड का नाम है सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, ये सारा प्रोसीजर आपने देख लिया, इसका रीजन क्या है कि इसके पास क्या था, MTD, और इसके पास MTD और वाइटल था, तो इसने ये सारा काम कर लिया, अब नेक्स्ट के पास नहीं है। अब ये एक आंसर आप लिख सकते हो कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, it cannot be hydrolyzed, and the reason behind that is due to the availability of the vacant d orbital, due to the unavailability of, I should say, unavailability of vacant d orbital, vacant d orbital, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर में या कई और एग्जामिनेशन में जहाँ पे मेन ग्रुप आता है। NCH3 thrice is pyramidal, ये ना जैसे एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है 4 में, उसमें 3 करेक्ट दिए हुए हैं, उसमें भी बहुत बार आया है ऐसा क्वेश्चन और मेन ग्रुप से। ट्राई मिथाइल अमीन बोलते हैं इसे, ट्राई मिथाइल अमीन इज अ पिरामिडल लाइक अमोनिया, बट ट्राइसिलाइल अमीन NSIH3 thrice, but tricylyl amine is planar, is planar। इसके ऑप्शन दे देते हैं, पोल क्रिएट कर लेते हैं। पहला रीजन, N and CH3 can overlap to form stable bond। मैम प्लेनर या फिर ट्राइगोनल प्लेनर? हाँ ये प्लेनर है, पिरामिडल नहीं है। सेकेंड रीजन आप ट्राई करो, नहीं आता तो बताते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ये। पिरामिडल तो अमोनिया की तरह होगा ही होगा, पर ये प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर वाला प्लेनर। सेकेंड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
vacant D on silicon and lone pair on nitrogen D pi dp overlap occur. Third reason can be NSiH3 thrice is sp2. Fourth reason is NCH3 thrice is sp2 hybridized इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन छांटना है. Let me generate a poll. Can you see the poll? Yes, ma'am. Okay. ओके वैसे तो आंसर मैक्सिमम बच्चों ने ढूंढ लिया है करेक्ट 17 स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर बट लेट मी एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दैट कि व्हाई इट हैपेंस. देखो बेटा हाइब्रिडाइजेशन वाला पॉइंट तो इसकी एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता और वो भी एक पॉइंट रॉन्ग लिखा हुआ था. ठीक है हाइब्रिडाइजेशन से तो ये नहीं जाएगा. हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेगा आगे जाके कॉन्सेप्ट पाई बॉन्डिंग का. अब NCH3 थ्राइस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है. NCH3 थ्राइस and this it is just like the ammonia. अब अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है sp2 तो नहीं है और ये स्ट्रक्चर भी क्या है पिरामिडल है ट्राइगोनल पिरामिडल भी इसको बोलते हैं नॉट बाय पिरामिडल ट्राइगोनल पिरामिडल है ना या सिंपल पिरामिडल और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल क्योंकि जब तक 4 पेयर हैं तो दैट इज टेट्राहेड्रल आल्सो तो दिस इज अ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. तो ये आंसर तो सही है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और SiH3 ट्राइसिलाइल अमीन है इसका नाम.
This is called as a trisilyl amine. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में नाइट्रोजन डालता है। तो जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन, तो सिलिकॉन को कैसे होना पड़ेगा, सिलिकॉन को उस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने के लिए थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर क्या होती है ना, इसको इसके पास जाना पड़ता है और ये बॉन्ड ना कुछ ऐसे बन जाते हैं, ऐसे, इट इज जस्ट लाइक दिस। तो अब ये थोड़ा ऊपर उठ गया तो ये स्ट्रक्चर कैसी बन गई, ये आपकी प्लेनर स्ट्रक्चर ही तो बन गई, जैसे हम BH3 के केस में बनाते थे। तो इन ऑर्डर टू गिव द पी पाई पी डी ओवरलैप, ठीक है, अब ये पाई है, वाई आई एम टेलिंग इट एज अ पाई, क्योंकि पहले सिग्मा बॉन्ड था, तो दूसरा एक और ओवरलैप होने जा रहा है, तो ये क्या बनेगा। और जब भी कभी आपको लगे ना कोई क्वेश्चन में डी पाई पी पाई बन रहा है तो जरूर बना देना है, स्पेशली जब उसमें 3D हो 2P हो, ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि इससे जो कैरेक्टर आते हैं एसिडिक बेसिक वो भी रिवर्स हो जाते हैं। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, 3D पाई एंड 2P पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होने के कारण इसको थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, और पाई बॉन्ड बन गया तब भी समझ लो ये प्लेनर हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और या फिर ऐसे बोल लो कि जब ये ऊपर उठेगा तो थोड़ा सा उस लोन पेयर की तरफ शिफ्ट होगा, दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चर लेड टू द प्लेनरिटी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो ठीक है। Which out of the following is allotrope of carbon? एलोट्रॉप्स जानते हैं ना सब? यस मैम। Yes, ma'am. कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप है इसमें? नंबर 1 इज मोनोक्लिनिक, number 2 is the fullerene, number 3 is a coke, number 4 is a coal. Quickly give the answer. Are you facing the problem in submitting the poll? No, ma'am. Yes, ma'am. नो मैम। Okay, okay. Because few were sending the answer 1-1. मैक्सिमम बच्चों ने इसको भी करेक्ट ही गेस किया है, बट सब बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं पोल में। 50% भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते हो, इट इज जस्ट नाउ 50। 23 students out of the 46 are participating. Okay, just check it out. कौन कौन से एक है एलोट्रॉप? Fullerene, फुलरीन तो ठीक है, फुलरीन diamond, graphite.
diamond graphite, or what is the full name beta of the fullerene? This is a Buckminster fullerene. Buckminster is a name of a scientist. Okay, तो कार्बन जब डायमंड फॉर्म में है तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp3 और कार्बन जब graphite फॉर्म में है तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp2 ये आएगा नहीं, इतना इजी नहीं आता है, बट जस्ट फॉर द नॉलेज चेकिंग. अच्छा, किस केस में कंडक्शन अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी का? graphite वाइड है ना. हार्ड कौन है? डायमंड है. तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो गया. दिस एंड दैट. ओके, एक लास्ट ले लेते हैं क्वेश्चन और. In the silicates, क्या होगा? What would be the monomer unit? जनरल वैसे ही डिस्कशन में बता दो. What is the monomer unit in the silicates? What do you know about the silicates बेटा? Silicates किसके कंपाउंड होंगे? सिलिकॉन के? Yes or no? Yes, yes ma'am. ma'am. SiO4 4 negative, sorry not 2 negative. SiO4 4 negative बेसिक यूनिट होता है सिलिकेट्स का. एक सिलिकॉन इसमें टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होता है. 4 ऑक्साइड ऑक्सीजन होते हैं इसके सराउंडिंग में. एवरी ऑक्सीजन एटम इज द नेगेटिवली चार्ज्ड. So this is the basic unit, basic skeleton, basic formula for the silicates. And in the silicates, SiO4 4 negative unit, different types are there on the basis of the sharing of the oxygen atom with the 2 unit. अगर एक ऑक्सीजन 2 के साथ शेयर हो जाता है तो ये तो ऑर्थो सिलिकेट है, नॉर्मल सिलिकेट है. ठीक है. अगर एक ऑक्सीजन 2 के साथ शेयर, देखो इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है इसकी स्ट्रक्चर को ना. यू कैन राइट दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस, इन विच यू कैन मेक अ ट्राइंगल. ट्राइंगल के सेंटर में आप एक सर्कल लगा दो. ठीक है, ये एक सिलिकॉन की पोजीशन है, ये एक सर्कल ऑक्सीजन है. ठीक है, ये एक ऑक्सीजन है और इसके अंदर सिलिकॉन है और बाकी के 3 ऑक्सीजन एटम्स ऐसे हैं. तो दिस इज अ SiO4 4 नेगेटिव. ठीक है, सबके ऊपर नेगेटिव है. और अगर ये 2 शेयर हो जाएं आपस में, ऐसा यूनिट बन जाए, तो इन दैट केस व्हाट वुड बी देयर? इन दैट केस देयर वुड बी द 1 लेस नेगेटिव चार्ज. अब इसमें इतना नेगेटिव नहीं रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ नेगेटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव रहेगा और यहाँ नेगेटिव रहेगा. तो ये आपके पास अनदर कैटेगरी ऑफ द सिलिकेट हो जाएगा, जिसमें फॉर्मूला बन जाएगा. सिलिकॉन कितने हो गए? सिलिकॉन 2 हो गए. ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 2 3 1 2 3 6 और 1 7. तो Si2O7 और नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? 3 यहाँ से 3 यहाँ से, 6 नेगेटिव. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द अनदर टाइप ऑफ द सिलिकेट, अनदर कैटेगरी ऑफ द सिलिकेट. ऐसे ही करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट्स की डिफरेंट यू कैन से एप्लीकेशन पार्ट यू पीपल कैन स्टडी एट योर ओन. सिलिकेट्स में से आ जाता है क्वेश्चन. जैसे एस्बेस्टोस शीट नहीं होती घरों के ऊपर डालने के लिए वाली शीट्स होती हैं, वो इसकी एग्जांपल है. जब 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स होते हैं, जब सारे के सारे ही ऑक्सीजन शेयर अप हो जाएं. ठीक है, चेन से ये क्या हो गया? ये एक कॉर्नर शेयर है. अब एक ऐसा सिलिकेट होगा जिसमें 2 ऑक्सीजन शेयर है, फिर 3 ऑक्सीजन शेयर है, चारों शेयर हो जाएंगे तो 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा. उसमें क्ले उस कैटेगरी की एग्जाम्पल है. ठीक है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगी उस केस में जाके. तो कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है लाइक एस्बेस्टोस शीट्स, क्ले, these type of silicates are the polymers, है ना. एक इसमें क्वेश्चन आता है, वो सॉलिड स्टेट में है वैसे क्वेश्चन, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस फॉर्म का सिलिका का, that we will do over there. Okay, then this is all for today, and with this we have done with the 11th portion of the P block. In next chapter we are going to start is again the organic part of the 11th chemistry, that is a hydrocarbon. And after completing the hydrocarbon we are done with the 11th portion, maximum portion. ऑलमोस्ट सभी आपको बता दिया है. जो आपका पोर्शन है जैसे सम बेसिक कंसेप्ट्स वाला, दैट आई विल टेक अलोंग विद द सॉल्यूशन ऑफ द 12th केमिस्ट्री. ओके. Yes, ma'am. yes ma'am. ओके बेटा. Thank you ma'am. Thank you, ma'am.